हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में। आज हम बात करने वाले 1 अक्टूबर 2023 के द हिंदू न्यूज़पेपर एंड एडिटोरियल एनालिसिस की। आज एडिटोरियल नहीं आते हैं क्योंकि संडे के दिन पे एडिटोरियल जो है वो नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग साइंस एंड टेक के जो भी आर्टिकल है उनको कैरी करेंगे। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो सिविल एनालिसिस ऑफिशियल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या क्या आज हम पढ़ने वाले हैं। ये सारी आर्टिकल आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपको ये 7 आर्टिकल जो है आज आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्मी प्रोजेक्ट उद्भव टू रीडिस्कवर इंडिक हेरिटेज ऑफ स्टेट क्राफ्ट फ्रॉम एंशिएंट टेक्स्ट। देखिए क्या है यहाँ पे, आप ये ड्राइंग देख सकते हैं, पीआईबी से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट उद्भव जो है वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि इंडिया की कल्चर कैसी थी। इंडिया जो भी अपनी सॉफ्ट पावर, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, दिखाना चाहता है तो कैसे दिखा सकता है? अपनी एंशिएंट टेक्स्ट के वजह से। एंशिएंट, यहाँ लिखते हैं एंशिएंट टेक्स्ट हो गए, यहाँ की जो भी आर्कियोलॉजिकल साइट होगी, आर्कियोलॉजिकल साइट होगी, जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस होगी, इंपॉर्टेंट लोकेशन होगी, जो यहाँ के आर्टिफैक्ट होंगे, इन सबसे क्या कर सकते हैं हम इंडिया की कल्चर के बारे में जानकारी जो है लेते हैं। और ये कल्चर किस तरीके से उभर के आया है उसके बारे में बताता है। तो यहाँ पे यही चीज बात की जा रही है, जिसमें इंडियन आर्मी ने क्या किया है, एक इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है जिसका नाम दिया है प्रोजेक्ट उद्भव। तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन जो बन सकता है कि जो प्रोजेक्ट उद्भव है उसकी शुरुआत किसने की थी? उद्भव की शुरुआत किसने की थी, किसने स्टार्ट की थी? तो आप लिख सकते हैं इंडियन आर्मी। यहां पे किस चीज की बात की जा रही है कि भाई इससे जो डिराइव होगा आपकी एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट, जैसे कि स्टेट क्राफ्ट हो गए, वॉर क्राफ्ट हो गए, डिप्लोमेसी हो गए, या ग्रैंड स्ट्रेटेजी वगैरह की जो कोलेबोरेशन है उसको कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट में, जो आपकी यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या किया जाएगा, एक थिंक टैंक के द्वारा डिफेंस में रखा जाएगा। ठीक है, इसका जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल से है, जो कि हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं 21 और 22 को, जिसमें फ्यूचर थॉट जो है लीडर की वो कहीं ना कहीं डायनामिक रहेगी। डायनामिक के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव रहेगी कि नेशनल सिक्योरिटी की स्पेशल एम्फेसाइज जो है, इंडिया की स्ट्रेटेजी किस तरीके थे, किस तरह के कल्चर थे, किस तरह की मिलिट्री हेरिटेज थे, एजुकेशन क्या था, मॉडर्नाइजेशन कैसे कर सकते हैं सिक्योरिटी फोर्स को, आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं, ये सारी चीजें स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूडेड होंगी। जो ये प्रोजेक्ट है वो एंडेवर करेंगे और साथ ही साथ टू एक्सप्लोर करेंगे इंडिया की रिच हिस्ट्रिकल नैरेटिव्स को, जो कि उनके स्टेट क्राफ्ट से और उनकी स्ट्रेटेजिक थॉट से कहीं ना कहीं उभर के आएगी। इसकी जो फोकस है अगर बड़े लेवल पे देखा जाए तो इंडिजिनियस मिलिट्री सिस्टम को कहीं ना कहीं दिखाता है, इंक्लूड करता है, जिसमें यहाँ के टेक्स्ट, रिलीजियन टेक्स्ट हो गए, किंगडम हो गए, थीमेटिक स्टडीज वगैरह हो गए। ठीक है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंडिया से जुड़ी हुई है। तो इसका एम अगर बात की जाए प्रोजेक्ट उद्भव की, वो कोई लिमिटेड नहीं है कि आप इस चीज को रीडिस्कवरिंग कर रहे हो, इनके नैरेटिव को। यहां तक कि इसमें इस्तेमाल जो किया जाता है वो डेवलप किया जा रहा है एक इंडिजीनियस स्ट्रेटेजिक वोकेबुलरी की, जिससे इंडिया की जो मल्टीफेसेड फिलोसफिकल या कल्चरिकल ट्रेपेस्ट्री है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे डेवलप कर सके, उसकी जो डीप रूट को है उसको फाइंड आउट किया जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई। तो आई होप कि आपको ये आर्टिकल क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले बढ़ते हैं, अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट एस्केप स्फीयर ऑफ अर्थ इन्फ्लुएंस। देखिए ये है ऑर्बिट, यहां पे है सन। ठीक है, यहां पे आपका अर्थ, ये है सन। अब
जो आदित्य L1 है अर्थ से जब भेजा गया तो ये क्या करेगा, अपनी ऑर्बिट को कुछ इस तरह से करके पहुंचाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से करके पहुंचाएगा। जब इस पोजीशन पे पहुंचेगा, आदित्य L1 इस पोजीशन पे पहुंचेगा, तो इसका मतलब इसकी ग्रेविटेशनल पुल होगी और सन की ग्रेविटेशनल पुल होगी, और इनके बीच में दोनों के जहां ग्रेविटेशनल पुल एक साथ लगेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, लैग्रेंजियन पॉइंट यानी कि L1 पॉइंट। और यहां से वो अर्थ की ट्रोपोस्फियर की स्टडी करके भेज सकता है। और जैसा कि आपको पता है ट्रोपोस्फियर की स्टडी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है वेदर कंडीशन को मापने के लिए। वेदर कंडीशन हो गया या क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया, वो कहीं ना कहीं आपकी जितनी भी इफेक्ट होती है, सन से रिलेटेड जितनी भी इफेक्ट है, वो कहीं ना कहीं यहां से पता लगेगी, और ये इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो सकती है। तो यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आदित्य L1 है, स्पेसक्राफ्ट है, उन्होंने कहीं ना कहीं स्केप कर दिया है स्फीयर ऑफ अर्थ की इन्फ्लुएंस को। तो सैटरडे को जो आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट है वो कहीं ना कहीं डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है 9 लाख किलोमीटर अर्थ से, और यहाँ अर्थ की जो स्फीयर है यानी कि जो अर्थ की पॉइंट है उसको छोड़ चुकी है। अब वो सीधा आपके लैग्रेंजियन पॉइंट तक पहुंच रही है, सन और अर्थ के लैग्रेंज पॉइंट पे पहुंच रही है, ठीक है। अगर हम बात करें आदित्य L1 मिशन की, इसको सितंबर में लॉन्च किया गया था, और आदित्य L1 जो सोलर मिशन है, ध्यान रखिए कौन सा मिशन है, सोलर मिशन है। स्पेस क्राफ्ट क्या करेगी, ये कलेक्टिंग करेगी जो भी डाटा है और एनालिसिस करेगी इसके बिहेवियर को, कि अर्थ की जो सराउंडिंग है, अर्थ के सराउंडिंग में जो भी चेंजेस होते हैं उससे उसके बिहेवियर को उसके पार्टिकल्स के थ्रू पता लगाएगी। जो डाटा L1 कलेक्ट करेगा, L1 की तरफ जो डाटा होंगे उसको जो कलेक्ट करेगा, उनकी ओरिजिन क्या है, उनका एक्सलेशन क्या है, उसका एनिसोट्रॉपिक सोलर विंड क्या है, कि सोलर विंड की कितनी अमाउंट पे सोलर विंड पहुंच रही है, कितने में नहीं पहुंच रही है, क्यों कितने स्पीड पे पहुंच रही है। तो ये सारी स्पेस वेदर फिनोमिनन, ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है कॉमन स्कूल सिलेबस एंड बोर्ड नॉट इन चाइल्ड इंटरेस्ट, CBSE टेल सुप्रीम कोर्ट। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो को मैं और ज्यादा से ज्यादा बना सकूं आप लोग के लिए, ठीक है। अभी मेरी एक पॉलिटी की, इंडियन पॉलिटी की न्यू वीडियो जो है वो आने वाली है, जिसमें मैं इंडियन पॉलिटी की 7th एडिशन जो है वो कंप्लीट करने वाला हूं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कॉमन स्कूल सिलेबस बोर्ड इन नॉट इन चाइल्ड इंटरेस्ट। देखिए क्या बताया जाए, यहाँ पे CBSE ने ऑब्जेक्शन उठाया। ऑब्जेक्शन किस चीज पे, कि सुप्रीम कोर्ट की जो यूनिफॉर्म बोर्ड बनाने की बात की गई है। यूनिफॉर्म बोर्ड का मतलब है कि आप एक सेंट्रलाइज बोर्ड रखिए CBSE, और उसको अलग अलग स्टेट्स से फॉलो करवाइए, ठीक है। ये नहीं कि स्टेट्स जो है अपने अपने अलग अलग बोर्ड चला रहे, ये नहीं। आप CBSE बोर्ड अगर आप यूपी में चला रहे हैं तो बिहार में भी चलाइए, दिल्ली में भी चलाइए, हरियाणा में भी चलाइए, उत्तराखंड में भी चलाइए, तो हर जगह कहीं ना कहीं यही बोर्ड चलनी चाहिए। लेकिन यहां पे ऑब्जेक्शन किस बात पे उठा, ऑब्जेक्शन उठा कि भाई अगर हम पर्टिकुलरली एक ही सिलेबस रखेंगे, वन सिलेबस पे हम लोग अगर चलेंगे, तो इससे नुकसान ये होगा, जो अदर स्टेट की कल्चर है, अदर स्टेट्स की जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं लैक कर जाएगी यहाँ पे। क्योंकि अगर हम सपोज कीजिए यूपी की बुक्स पढ़ते हैं, या बिहार की बुक्स पढ़ते हैं, या तमिलनाडु की बुक्स पढ़ते हैं, तो इन बुक्स में इनके रिलेटेड कल्चर के बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन होता है, और जब ज्यादा एक्सप्लेनेशन होता है तो हमें क्या होती है, उसके बारे में, वहां के कल्चर के बारे में जानने को मिलती है, वहां पे यूनिटी रखने के काम करती है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं बताया गया, और काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है उनकी लैंग्वेज को भी आसानी से वो सीख सकते हैं। ये नहीं कि आप लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज उनके ऊपर थोप रहे हो, ऐसा नहीं।
क्योंकि जो स्टेट बुक्स होती है वो इंग्लिश में भी होती है, रीजनल लैंग्वेज में भी होती है। तो बच्चा चाहे तो वो रीजनल लैंग्वेज से भी स्टडी जो है कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को बताया जा रहा है। अब कॉन्टेक्स्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्यूरिकुलम में जो यूनिफॉर्म बोर्ड या स्कूल क्यूरिकुलम को कहीं ना कहीं यहाँ ऑब्जेक्शन उठाया और कहा जो ये पावर है इंडिविजुअल स्टेट जो कि अपना सिलेबस बना सकती है, क्यूरिकुलम बना सकती है या कंडक्ट कर सकती है एग्जाम के लिए, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीजें सिचुएशन को और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बना देगी, जिसमें उनके कल्चर और लैंग्वेज कहीं ना कहीं लैक कर जाएंगे, यानी कि लोकल कॉन्टेक्स्ट जो है वहां पे इंक्लूड नहीं होंगे। एक चाइल्ड जो है इथोस और कल्चर रिसोर्सेज के हिसाब से ये कहता है एक चाइल्ड का बेटर रिलेशन जो है क्यूरिकुलम के साथ कब बनता है, जब वो ज्यादा क्लोजली होता है अपने आउटसाइड से, यानी कि स्कूल के आसपास से। जब वो स्कूल के कल्चर को देख, स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है एक्चुअली में, अगर सपोज कीजिए एक बच्चा है वो किसी तमिलनाडु के किसी एरिया में रह रहा है, ठीक है, उस एरिया में रह रहा है। अब वो बच्चा क्या कर रहा है, तमिलनाडु के एरिया में वहां के कल्चर, वहां की लैंग्वेज, वहां के फूड, इन सबको एंजॉय कर रहा है। लेकिन उनको सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से ये सारी चीजें मिल तो रही है, लेकिन सिर्फ लिमिटेड अमाउंट में मिल रही है। ठीक है, लिमिटेड अमाउंट में मिल रही है, तो अपने कल्चर को जानने का मौका वहां पे नहीं मिल पाता इनको। तो इस वजह से यहां पे ऑब्जेक्शन उठाया गया। स्टेट की पावर जो है, एजुकेशन जो है, वो अगर सब्जेक्ट की बात की जाए कंकरेंट लिस्ट में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के कंकरेंट लिस्ट में आता है, यानी कि इसके ऊपर आप स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं कानून बना सकती है। जो नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क है वो डेवलप किसके द्वारा की जाती है, एनसीईआरटी के द्वारा, और उसको कहीं ना कहीं नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को मैंडेट में रख के उसको गाइडलाइंस को सेट करना पड़ता है और उसके डायरेक्शन को डेवलप करना पड़ता है, जिससे कि सिलेबस जो है या टेक्स्ट बुक जो है सभी स्टेज पे, स्कूल के स्टेज पे बने जा सके। नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क या क्यूरिकुलम कह लो या सिलेबस कह लो, टेक्स्ट बुक कह लो या कोई भी सपोर्टिंग मटेरियल वगैरह, सप्लीमेंट्री मटेरियल जो है वो डेवलप किसके द्वारा होता है, एनसीईआरटी के द्वारा। ठीक है, और वो इतनी सारी चीजों को इंक्लूड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला है चेन्नई टॉप नोड इन टोटोइस ट्रैफिकिंग नेटवर्क। देखिए, ट्रैफिकिंग सिर्फ ये नहीं कि ह्यूमंस के होते हैं, यहां तक कि जो जानवर है, एनिमल्स है, लिविंग बींग्स है, उनकी ट्रैफिकिंग और ज्यादा सिचुएशन को वर्स करती है। क्यों? देखिए, अगर इन्वायरमेंट में टोटोइस या फिर आप टर्टल के लो, आपको कमेंट सेक्शन में भी बतानी है टर्टल और टोटोइस में डिफरेंस क्या है वर्सेस टोटोइस में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे टर्टल और टोटोइस को अगर आप ट्रैफिकिंग करोगे तो इसका मतलब है आप उसको इन्वायरमेंट से क्या कर रहे हो, गायब कर रहे हो। और जब वो इन्वायरमेंट से कोई एनिमल अगर एंडेंजर होने की या फिर डिस्टिंक्ट होने की पूरी कगार पे आ जाता है, एंडेंजर ही समझ लो, एंडेंजर होता है या एक्सटिंक्ट होता है, तो उस कैटेगरी में उसको प्रोटेक्शन मिलती है। क्यों? क्योंकि वो इन्वायरमेंट को क्या कर सकता है, सेफगार्ड कर रहा था। और हमने क्या किया, अपनी रिसोर्सेज के लिए, अपनी रिसोर्सेज की जरूरतें के लिए, अपनी नीड के लिए उन रिसोर्सेज का हमने माइनिंग करना स्टार्ट किया, हनन करना स्टार्ट किया, प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट किया। तब इससे क्या होगा, उसका जो इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल, एक ना एक दिन वो इम्पैक्ट हर एक लेवल पे पड़ेगा। क्योंकि हमारी जो वर्ल्ड है वो फूड चेन और फूड वेव से बनी हुई है। ठीक है, तो एक भी चीज
अगर यहाँ पे खराब होती है तो वो इकोसिस्टम के बैलेंस को खराब करती है, इकोसिस्टम के बैलेंस को खराब करती है। और यहाँ पे टोटोइस को क्या किया जा रहा है, ट्रैफिकिंग किया जा रहा है। और चेन्नई जो है वो हाईएस्ट रैंक पे, जिसमें टोटोइस और उसके हार्ड सेल को कहीं ना कहीं ट्रैफिकिंग नेटवर्क के द्वारा बढ़ाया जा रहा है। ग्लोबल पेट ट्रेड को फ्यूलिंग किया जा रहा है, एक नई स्टडी में ये पता लगा है। मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, बेंगलुरु हो गया, अनंतपुरम हो गया महाराष्ट्र में, आगरा हो गए, तो ये सारे आंध्र प्रदेश हो गए, आंध्र प्रदेश के जो अनंतपुरम में, यहां पे क्या है, सबसे ज्यादा जो है रैंक जो है हाई है, यहां पे जो ट्रैफिकिंग होती है। तो ट्रैफिकिंग बढ़ने का हमें कहीं ना कहीं इस चीज को रोकना पड़ेगा। ट्रैफिकिंग जो बढ़ रहा है वो किस वजह से बढ़ रहा है? सबसे पहले अगर बढ़ता है तो मनी, उसके बाद दूसरा डिमांड, डिमांड बढ़ रहा है तो इसका मतलब पैसे कितने भी खर्च कर रहे हैं। तो जब डिमांड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें होगी। इलीगल एक्टिविटी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है इन सब चीजों से। तो यहाँ पे यही सारी चीजें यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन्स फ्यूल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन यमन कोलेरा एपिडेमिक। देखिए जो जीन है वो कहीं ना कहीं हमारे जुड़ा हुआ होता है हमारी एंटीबायोटिक के साथ, जिससे कि जो मल्टीपल एंटीबायोटिक होती है उनकी जो रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं उनसे जुड़ा हुआ होता है। और इनके वजह से एंटीबायोटिक कहीं ना कहीं इमर्ज होती है इन विब्रो कोलेरा बैक्टीरिया स्ट्रेन, जिसके वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं यमन में कोलेरा एपिडेमिक जो है 2018 से फैल रही है। यानी कि कोलेरा जो है यमन में 2018 से फैल रही है, और उसमें जो एंटीबायोटिक है वो कहीं ना कहीं उससे हमारी जीन से जुड़ चुकी है, जो रेजिस्टेंस करने की जगह उसको और ज्यादा फ्यूलिंग कर रही है, मतलब और ज्यादा एपिडेमिक को बढ़ा रही है। ये जो फाइंडिंग है वो एम्फेसाइज करते हैं कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैकिंग पैथोजेंस जीनोम्स, जिससे कि वो मॉनिटर किया जाए, इमर्ज किया जाए, जो अलग अलग तरह के मल्टी ड्रग्स वगैरह रेजिस्टेंस स्ट्रेन वगैरह है उसको कहीं ना कहीं ह्यूमन मॉर्बिडिटी या मोर्टिलिटी के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है उसके वजह से। अगर कोलेरा आउटब्रेक की बात की जाए, ये शुरुआत 2016 से हुई थी और लार्जेस्ट मॉडर्न हिस्ट्री है, और साथ ही साथ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी है जो सबसे ज्यादा वी कोलेरा यानी कि विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया में देखी जा रही है 2018 से। ड्रग रेजिस्टेंस जो है बैक्टीरिया में वो हो सकता है कि डेवलप हो या स्प्रेड कर जाए स्पॉन्टेनियस तरीके से, उनकी म्यूटेशन हो जाए, वो रेजिस्टेंस की जगह उस चीज को और ज्यादा बढ़ाना लगे। और इसके लिए सबसे ज्यादा अगर वल्नरेबल है तो वो कौन है, आपके महिलाएं हैं यानी कि वुमेन, और यानी कि वुमेन में भी लैक्टिक वुमेन और साथ ही साथ चिल्ड्रन, जो कि सबसे ज्यादा कोलेरा से पीड़ित है। और यहाँ पे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो है प्लाज्मिड किया जा रहा है, लेकिन लेस पैथोजन पे, जो कि एंडेमिक बना रहे कोलेरा के स्ट्रेन्स को, यानी कि कोलेरा के अलग अलग स्ट्रेन जो है वेरिएबल जो है निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना है। कंट्री आपको याद रखनी है कहां पे, यमन में कोलेरा की एपिडेमिक कब से, 2016 से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला आर्टिकल है जीनोमिक मार्कर ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस इन स्टैगहॉर्न कोरल। एक जीनोमिक वाइड सर्वे जो है वो किया गया, जिसमें हाईली एंडेंजर्ड जो पाया गया स्टैगहॉर्न कोरल को, जो कि कैरेबियन में है, जिसमें आइडेंटिफाई किया गया कि 10 जीनोमिक रीजन को, जो कि किससे एसोसिएटेड है, आपके व्हाइट बैंड डिजीज से, रेजिलियंस से एसोसिएट है। ये एक इमरजेंट इन्फेक्शियस डिजीज है, जिसके वजह से 95% ऑफ कैरेबियन एक्रोपोरा स्पीसीज जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुके हैं, जिसमें स्टैगहॉर्न कोरल जो कि जैसे ए सर्विकॉर्निस ये है। ठीक है, इनमें ये पाया गया है जो कंजर्वेटिव टूल्स जो हम लोग यूज करते हैं
इम्प्रूव करने के लिए वो कहीं ना कहीं डिजीज को रेजिस्टेंस कर सकते हैं वाइल्ड में या नर्सरी स्टॉक्स में, जिससे कि स्टैग हॉर्न कोरल का यूज किया जाए, उससे रीपॉपुलेट किया जाए और जो डैमेज हुए हैं कोरल रीफ को उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा उभर के किया जाए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला आर्टिकल, लास्ट आर्टिकल, अर्जेंटीना एंड इंडिया साइन सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इंडिया और अर्जेंटीना ने फ्राइडे को एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें कि लीगल राइट जो है प्रोफेशनल को मिलेगा एक दूसरे में, डोमेन असिस्ट मिलेगा, रिस्क फ्री इंटरनेशनल मोबिलिटी होगी। ठीक है, और यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी देने की भी बात की है, एग्रीमेंट जो है की गई है। इसका एम होगा कि वो इंश्योर करे राइट्स ऑफ दी जो भी इंडियन नेशनल एम्प्लॉय जो है वो अलग अलग इंडियन या इंटरनेशनल कंसर्न में अर्जेंटीना में बढ़ रहे हैं, तो उन चीज को देने का काम करेगा। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो है इंडिया और अर्जेंटीना के बाद एक लीगल फ्रेमवर्क बनाएगा जिसमें उनके प्रोफेशनल को इनेबल करेगा दोनों साइड में, और दोनों ही ओल्ड एज में इस चीज को क्लेम कर सकते हैं और सर्वाइवर कर सकते हैं पेंशन को। ठीक है, इस चीज को भी लाया गया है। और परमानेंट और टोटल डिसेबिलिटीज पेंशन फॉर एम्प्लॉय पर्सन को, और साथ ही साथ लेजिस्लेटिव जो अर्जेंटीना है वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन करेगी इनके बेनिफिट सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में भी। ठीक है, और साथ ही साथ ये केयर करेगी, जैसे रेंट हो गया, सब्सिडी हो गया, लमसम पेमेंट को भी ये कहीं ना कहीं यहाँ पे कैरी करेगी। ठीक है, तो ये था आज का आर्टिकल। आई होप कि आपको आज का आर्टिकल जो है अच्छा लगा होगा। अगर आर्टिकल अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।